हाँ जी बेटा, चलो अपन क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो पहला है टेम्परेचर। अगर आप वीक एसिड वीक बेस को आयंस में ब्रेक करोगे तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड जाती है रिएक्शन, तो उसका अल्फा बढ़ेगा। सेकंड लिखो डाइल्यूशन। सेकंड लिखो डाइल्यूशन। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, लाइक वीक एसिड वीक बेस, इसके लिए अपन ने ओस्टवाल डाइल्यूशन लो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। वहां क्या आया था? अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C और प्रोपोर्शनल टू √V। ऐसा ही था ना बेटा? तो जैसे जैसे अपन डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, एज वॉल्यूम सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा अपने पास? इंक्रीज होगा। अल्फा इंक्रीज होगा। इसका थर्ड पार्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे लेट सपोज ये मेरे पास एक एसिड है CH3COOH एक्वा सॉल्यूशन। ये ब्रेक होगा एसीटेट आयन और H+ आयन। एसीटेट आयन और H+ आयन। अब आपने इसमें कोई कॉमन आयन ऐड कर दिया। आयन कौन है यहां पर? या तो एसीटेट आयन है या H+ आयन है। तो इनमें से आपने कुछ कुछ ऐड कर दिया। लेट सपोज आपने इस रिएक्शन में HCl ऐड किया। अब HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या देगा आपको? ये H+ देगा और Cl- देगा। अब ये वाला H+ क्या करेगा? इस रिएक्शन में, इस ऊपर वाली रिएक्शन में H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। ये आपने बाहर से ऐड किया है ना बेटा, है ना? ये क्या किया आपने? ऐड। जो ऐड किया है तो वो क्या करेगा? इस सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या इंक्रीज हो जाएंगे? प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो अब ये ज़्यादा ब्रेक होगा या कम ब्रेक होगा? अब ये कम डिसोसिएट होगा, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाली रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? ये भी बैकवर्ड शिफ्ट होगी क्या? अरे क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में H+ बढ़ा है। अरे नहीं, सेकंड वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन ही जाती है बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो जो लीच इटेलियर प्रिंसिपल अपन ने पढ़े हैं ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़े हैं, इरिवर्सिबल के लिए नहीं। तो सेकंड वाली रिएक्शन तो 100% ब्रेक हो चुकी है आगे की तरफ। दोनों वीक होती तो दोनों बैकवर्ड चलती। अगर दोनों वीक होते तो दोनों बैकवर्ड चलते, पर जो, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल होते, स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये रिएक्शन इसे बोलते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉमन कॉमन आयन, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। ये नोट कर लो भाई।
हो गया भाई? अरे हो गया क्या? तो ये तो था कॉमन आयन इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं ऑड आयन इफेक्ट की। ऑड आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट। एसिटिक एसिड एसिटेट आयन और H प्लस में कन्वर्ट ब्रेक हुआ। मैंने इसमें बेस ऐड कर दिया, मैंने ये ऐड कर दिया NaOH। जब NaOH ऐड करूंगा Na प्लस और OH माइनस देगा। अब आपको एक बात पता है कि ये H2O जो है ना, H2O जब अपने आयंस में ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस, मैंने कल परसों आपको बताया था इस रिएक्शन का जो KD आता है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 आता है, -16। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्या? अरे बहुत 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 ही कम अमाउंट में जाएगी ना फॉरवर्ड। इसका के इक्विलिब्रियम बहुत ही कम आया था। अरे यस और नो? ठीक है, तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, मतलब एच, अच्छा फॉरवर्ड नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी ना। अरे भाई बोलो यार, फॉरवर्ड नहीं जाएगी तो बैकवर्ड जाएगी। जिसका के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा वो फॉरवर्ड जाएगी, बहुत कम वो बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब वाटर के ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन इन अपोजिट आयंस के इनके कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंबाइन होकर वाटर बना रहे हो। समझे क्या? इसका मतलब इन दोनों के एक दूसरे के कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो OH आएगा और H प्लस को अपने साथ घसीट के ले जाएगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा? H प्लस कम हो जाएगा। ये क्या बना लेंगे भाई? यहाँ पर वाटर बना लेंगे। तो यहाँ ऊपर वाली रिएक्शन में H प्लस कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कम हो गया, तो ऊपर वाली रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो एसिटिक एसिड ज़्यादा ब्रेक होगा, ज़्यादा ब्रेक होगा तो उसका अल्फा बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ेगा। नोट कर ले भाई। प्लस और माइनस के जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ना? नीचे वाली रिएक्शन में जाएगी क्या फॉरवर्ड? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो जाएगी। एसिड प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो रही है। H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और सोल्ट बन गया ना, वो एसिडेट ऊपर और Na प्लस नीचे। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। रिवर्सिबल नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी रिवर्सिबल? सर सॉल्ट प्लस वाटर से एसिड प्लस अभी 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 अपन पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना वही है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, है ना? हो गया भाई नोट? चलो अब सिमिलरली एक रिएक्शन और है,
जैसे यहां मेरे पास है AgNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्रेक होगा Ag प्लस या AgNO3 नहीं, AgCl। AgCl ये मेरे पास एक सॉलिड है, मैंने वाटर में इसे डिसॉल्व किया, तो ये Ag प्लस और ये Cl माइनस में ब्रेक हुआ। अब मान लो अगर क्वेश्चन में आपको अमोनिया दे दिया जाए कि अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होगा, अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होगा, तो देखो Ag प्लस क्या है, कैटायन, कैटायन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और अमोनिया क्या रखता है अपने पास, एक लोन पेयर। तो ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, स्पेशल एग्जाम्पल, स्पेशल केस। ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि आप 11th में हैं, 12th में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो ये इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, लुईस बेस, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो लुईस एसिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अमोनिया आएगा, इस Ag प्लस को अपने साथ ले जाएगा और ये एक कंपाउंड बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये प्लस, इस तरह का एक कंपाउंड बनाएगा, है ना। इस ऐसे जब भी किसी कंपाउंड में इस तरह का ब्रेकेट लगा हो ना, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पता नहीं, हो सकता है रेडॉक्स में मैंने इस तरह का एक आधा एग्जाम्पल करवाया हो, है ना, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, तो इसका X हो गया, अमोनिया का 0 हो गया, पूरे पर +1 है, तो इक्वल टू +1, तो X कितना आ जाएगा, +1। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो भाई अमोनिया आया, बेस आया, लुईस बेस आया, लुईस एसिड को अपने साथ ले गया, ऊपर भी तो यही हो रहा था, OH माइनस आया, H प्लस को अपने साथ ले गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अरे अगर ये इसके साथ चला गया तो ऊपर वाली रिएक्शन में Ag प्लस क्या हो गया, डिक्रीज, और अगर प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ, फॉरवर्ड, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। सर इस तरह के कितने एग्जाम्पल हैं हमको पढ़ने हैं, अपने को बस ये इकलौता एग्जाम्पल पढ़ना है, नोट कर लो। तो सेम आयन की वजह से अल्फा कम हो जाता है और अपोजिट आयन की वजह से अल्फा बढ़ जाता है। हो गया इतना, चलो। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हो सकता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपने सुना हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम बोले तो सॉल्वेंट। अरे सॉल्यूशन में मीडियम कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, जिसके बीच से आयंस मूव करते हैं। चलो
अब देखो ये मेरे पास एक कोई सॉलिड है, मतलब कोई कंपाउंड है ए बी, वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, कुछ भी, है ना। अब ये वीक है बेचारा, वीक है तो कम ब्रेक होगा, कम ब्रेक होगा तो अल्फा इसका कम होगा। अब देखते हैं सॉल्वेंट का क्या रोल है। एक आयंस के बीच का फोर्स क्या होता है, कुलाम्बिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर यही है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टेट्स, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से ये जो फोर्स होगा ना, फोर्स ये एप्सिलॉन आर के क्या हो गया, अरे रेसिप्रोकल हो गया क्या, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना, एप्सिलॉन आर, ये 1 होता है किसके लिए, फॉर एयर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 होती है किसके लिए, फॉर वाटर। अब उसी सॉल्वेंट में देखो, एयर में जो फोर्स होगा ना वो 1/εr 1 हो गया, लेकिन वाटर में एप्सिलॉन आर 1 एयर के कंपेयर में कितने टाइम्स ज़्यादा है, 80 टाइम्स। तो अगर पानी में एप्सिलॉन आर 80 टाइम्स ज़्यादा है तो पानी में आयंस के बीच का फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। फोर्स की वजह से ही तो वो बाइंडेड फॉर्म में था। अगर फोर्स कम हो गया तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा मतलब आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा मतलब अल्फा बढ़ चुका है उसका। जब अल्फा बढ़ा है तभी तो जल्दी ज़्यादा ब्रेक हुआ है। तो जिसका एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगा उस सॉल्वेंट में अल्फा क्या होता है, ज़्यादा होता है। नोट कर ले मेरे। हो गया बेटा। जब एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा, और आयनाइजेशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखिए। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है। सर ये कांस्टेंट अट्रैक्शन क्यों करते हैं, मतलब फोर्स कम होने तो कांस्टेंट बढ़ेगा। फोर्स कम हो रहा है उनके बीच का। हाँ, सर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की एक प्रॉपर्टी है।
जो आयंस के बीच के फोर्स को डिक्रीज कर देती है। जैसे जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, अगर ए बी कोई कंपाउंड है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इसका क्या मतलब है कि वो ए और बी दूर दूर हो गए ना। तो जैसे टेम्परेचर है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन आर है। ये टेम्परेचर की जैसी एक प्रॉपर्टी है, पर ये सॉल्वेंट की है कि जिस सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा वो आयंस के बीच के फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब फोर्स कम हो गया तो आयन उतने ज्यादा पास आकर अटैच नहीं होंगे, फोर्स कम हो गया तो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे जस्ट लाइक टेम्परेचर। हाँ बोलो। ये आयंस ब्रेक करने की प्रॉपर्टी। हाँ, कंपाउंड को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी, हाँ सॉल्वेंट की। जस्ट लाइक टेम्परेचर इट इज, ठीक है, इट इज यूज टू ब्रेक कंपाउंड इनटू आयंस। अरे आगे क्या बात समझ में, ब्रेक करने की प्रॉपर्टी है। चल नेक्स्ट, इसके बाद में नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट के नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कम होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर अल्फा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, कम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल के आप पता है क्या बोलना चाह रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का एप्सिलॉन आर अलग अलग होता है। तो इसका मतलब अपन लिख ही लेते हैं, वरना कभी आ गया तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उस पर भी डिपेंड करेगा अल्फा। कोई सॉल्यूट जो होता है ना, वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरह से ब्रेक होता है। सारे सॉल्वेंट में एक जैसे ब्रेक नहीं होता है। कोई कोई कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा ब्रेक होता है, आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम ब्रेक होता है। जैसे आपने सोल्युबिलिटी के टाइम पढ़ा होगा शायद, क्या, लाइक डिजोल्व्स लाइक, सुना है कि। तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरह से ब्रेक होता है, अल्फा उनका अलग अलग होता है, एप्सिलॉन आर उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए वो और किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। चले एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर which should be added in 300 ml, 0.2 m acetic acid in order to obtain double degree of ionization, in order to obtain double degree of ionization। मतलब आपको याद है ना, एसिटिक एसिड क्या है, एक,
वीक एसिड है, और वीक एसिड का अल्फा बढ़ता है जब अपन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। डाइल्यूशन वाला इफेक्ट याद है क्या? डाइल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है? अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√C प्रोपोर्शनल √V। अल्फा ये एसीटेट में कन्वर्ट होगा और H+ में कन्वर्ट होगा। चलो आप सामने ध्यान देना बस। आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, अल्फा प्रोपोर्शनल 1/√C, अल्फा प्रोपोर्शनल 1/√C प्रोपोर्शनल 1/√V। सही। इसका मतलब α2/α1 इज इक्वल टू √V2/V1। अरे सही बात है क्या? तो अब बाद वाला अल्फा कितना चाहिए आपको? क्वेश्चन पढ़ो भाई। बाद वाला अल्फा कितना चाहिए? डबल चाहिए पहले वाले का। तो ये तो आ गया 2α1, नीचे आ गया α1। तो पहले वाला वॉल्यूम कितना है? 300 ml। ठीक है, और अपन ने मान लो उसमें V ऐड कर दिया हो। लेट V ml ऑफ H2O इज एडेड। तो आप मुझे बता सकते हैं बाद वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 + V। तो इसको सॉल्व करके क्या कैलकुलेट करना है? V कैलकुलेट करना है, सिंपल। अल्फा से अल्फा गया, स्क्वायर आएगा 4, 300 + V अपॉन कितना आ जाएगा? 300। तो V कितना आ जाएगा यहां से? 900 ml। नोट कर ले भाई। ये पूरा सोल्व करूँ क्या? कैसे आया 900? हो गया नोट? चले, ये अपन ने एक सेकंड पार्ट पढ़ा है इसका। क्या वो कौन कौन से फैक्टर है जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं और उस अल्फा के पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि पीएच कैलकुलेशन। अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसकी पीएच, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? वीक एसिड, वीक बेस। उसमें दो केस पढ़े कि अगर या तो एक H+ दे या मल्टीपल H+ दे। अब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं?
जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, अपने को पता है वैसे ये सारे एग्जाम्पल, HClO4, HNO3 एक्सेट, मतलब ठीक है ये। ठीक है, इस तरह से ये। अब इसमें दो केस आते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, एसिड क्या देगा आपको? H प्लस कंसंट्रेशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आ रहा है ना, अगर वो ज्यादा या बराबर है 10⁻⁻⁶ m के, अगर वो 10⁻⁻⁶ m से ज्यादा है या उसके इक्वल है। सर ये क्या है सर? ये क्या नया लफड़ा है सर? अरे आपको पता है, ये अपन जितनी भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपन पानी के अंदर। तो पानी भी तो H प्लस देता है, पानी भी क्या देता है? H प्लस। और पानी कितना H प्लस देता है? 10⁻⁷। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कितना H प्लस देता है? 10⁻⁷। तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग, अच्छा पीएच में जो H प्लस आता है वो कौन सा H प्लस आता है? जो एसिड से आता है H प्लस वो, या जो सॉल्यूशन का टोटल H प्लस है वो? आप पीएच किसकी निकालते हो, एसिड की या सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की। तो H प्लस वो टोटल आता है, टोटल। तो अगर मान लो एसिड से आने वाली जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो पानी से जो H प्लस कंसंट्रेशन है उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो पानी वाले को मारो गोली। लेकिन अगर एसिड से जो H प्लस आ रही है, H प्लस कंसंट्रेशन आ रहा है, वो पानी के कंपेयर में पानी के इक्विवेलेंट है या पानी से भी कम है, तो फिर पानी को इग्नोर कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मैं वही के दो केस ले रहा हूं कि कब इग्नोर कर सकते हो और कब इग्नोर नहीं कर सकते। तो इफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ m, ठीक है, देन इग्नोर H प्लस कंसंट्रेशन H2। तो पानी वाली H प्लस की कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है HCl, HCl ब्रेक होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये है 10⁻⁻³ m। ये है मेरे पास कंपाउंड 10⁻³ m HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। अब यार कहाँ 10⁻³ मतलब जितना एसिड है उतना ही तो H प्लस आ जाएगा यहां से। अरे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, 100% ब्रेक होगा, तो जितना HCl है उतना ही क्या आ जाएगा? H प्लस। अब एक तो ये H प्लस है, अब इसे पानी का ऐड करो 10⁻⁷, तो 10⁻³ के कंपेयर में 10⁻⁷ बहुत कम है, 10,000 गुना कम है। तो पानी को क्या कर देंगे? पानी के H प्लस को क्या कर देंगे? इग्नोर। और जो H प्लस यहां से आएगा वही H प्लस आएगा टोटल, और आप pH कैलकुलेट कर लो। तो यहां से H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? यह आएगा 10⁻³ m। तो बेटा pH कितनी आ जाएगी? अरे 3 आ जाएगी क्या? ठीक है। सेकंड एग्जांपल है 10⁻⁴ m H2SO4। तो बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? अरे जितना ये है उतनी आएगी या डबल आएगी? बोलो भाई। H2SO4 डबल H प्लस देगा ना, डबल H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ m कंसंट्रेशन आ गई। और अगर H प्लस आ गया आपके पास, अब पानी वाले को इग्नोर कर दो यहां से, ठीक है। तो यहां से pH कितनी आ जाएगी? बोल भाई मयंक, pH कितनी आ जाएगी? अरे 4 - log2 आ जाएगी क्या? तो log2 कितना होता है? 0.3। 4 - 0.3 कितना आता है? 3.7। अरे यस और नो? ओके।
अच्छा, मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन ये है 10⁻⁻⁴n H2SO4। अब सर ये क्या है सर? ये तो नॉर्मलिटी है। ये तो क्या है? नॉर्मलिटी। सर मुझे इसी से डर लगता है सर। ठीक है, ये तो नॉर्मलिटी है। अरे भाई नॉर्मलिटी सुनो तो, लेकिन मुझे तो वहाँ क्या चाहिए? मोलैरिटी चाहिए। अब थोड़ा सा जिसका नॉर्मलिटी वाला में पंगा है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो इसको अपन पहले 1 मिनट रफ करते हैं, तो अपन एक नोट समझते हैं। जैसे नॉर्मलिटी होती क्या है? इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल। अच्छा, इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले हैं, पता है क्या आपको? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मास पता हो तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मोल पता हो तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इन 3 फॉर्मूला से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एक बात समझना, इक्विवेलेंट in a reaction, same equivalent of reactant react, और सेम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ये बात 2 बार बता चुका हूं मैं, मोल में भी बता चुका हूं। अभी रेडॉक्स पढ़ा है तो रेडॉक्स में बात कर ली थी अपन ने। रेडॉक्स में पढ़ा था, जिन 2 के बारे में बात हो रही है उनके क्या बराबर कर लो? इक्विवेलेंट बराबर कर लो, इक्विवेलेंट बराबर कर लो। ठीक है, एक बात तो ये है। तो एक रिएक्शन में सबका इक्विवेलेंट सेम होता है। दूसरा, इक्विवेलेंट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इट्स आयंस। सेम होते हैं, सेम। जैसे यहां पर मेरे पास है H2SO4, जब ये ब्रेक होगा तो क्या देगा? 2H प्लस और SO4-2। अरे बेटा, जितना, अगर मान लो इसका A इक्विवेलेंट है ना, तो इसका भी कितना बनेगा? A ही इक्विवेलेंट बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा? A ही इक्विवेलेंट बनेगा। नहीं, मोल में ऐसा नहीं होता है। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल। इसका कितना बनता है? 1 मोल। लेकिन इक्विवेलेंट सबके क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड जितने आयंस में ब्रेक होगा सबके इक्विवेलेंट सेम होंगे। जितने आयनिक कंपाउंड के उतने ही आयंस के। और एक बात बताओ, मुझे बताना, ये सारे के सारे एक ही कंटेनर में हैं, तो बताओ सबके लिए वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? या फिर इन्होंने बंटवारा कर लिया कि H प्लस ने बोल दिया मेरा 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 ये वाला प्लॉट है, इसका ये वाला प्लॉट है, नहीं मेरा तो ये पूरा गार्डन है। या सबका वॉल्यूम सेम है? बोलो भाई, सबका वॉल्यूम सेम है। अच्छा जी, नॉर्मलिटी क्या होती है? इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। अरे भाई, अगर इनका इक्विवेलेंट सेम है, अगर इनका वॉल्यूम सेम है, तो इन सबकी नॉर्मलिटी क्या आएगी? सेम। इफ इन सेम सॉल्यूशन, ठीक है, इक्विवेलेंट सेम, वॉल्यूम सॉल्यूशन सेम, तो नॉर्मलिटी भी क्या आएगी? सेम। इसका मतलब नॉर्मलिटी H2SO4 ये किसके बराबर होगी? नॉर्मलिटी H प्लस। ये किसके बराबर होगी? नॉर्मलिटी सल्फेट। अरे बोलो भाई यस और नो। अरे बोलो भाई यस और नो। जितनी H2SO4 की नॉर्मलिटी है उतनी नॉर्मलिटी उसके आयंस की होगी, क्योंकि उसका क्या सेम है? इक्विवेलेंट सेम है। लेकिन मोलरिटी किस पर? नॉर्मलिटी डिपेंड करती है इक्विवेलेंट पर। इक्विवेलेंट सेम तो नॉर्मलिटी भी सेम। लेकिन मोलरिटी डिपेंड करती है
मोल पर, और मोल तो सेम है, नहीं होते। जब मोल सेम नहीं होते तो मोलैरिटी भी सेम है, नहीं होती। इस H प्लस के मोल क्या होंगे सल्फ H2SO4 के कंपेयर में? H प्लस के मोल क्या होंगे? ट्वाइस। तो मोलैरिटी भी क्या होगी? ट्वाइस। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां मोलैरिटी गिवन थी, तो जितनी मोलैरिटी पूरे की है H प्लस की मोलैरिटी डबल आएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं उस क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन क्या है? 10⁻⁻⁴ H2SO4। तो आप मुझे बताओ H प्लस की नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? H प्लस की नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? ठीक है, नॉर्मेलिटी H प्लस कितनी आएगी? ये भी आएगी 10⁻⁻⁴। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मैं लिखा चुका हूं, H प्लस और OH माइनस का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1। तो उनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या आएगी? सेम आएगी, सेम। ठीक है, बता दिया क्या आपको मैंने ये बात, या नहीं बताई इस चैप्टर में? चलो, 4H प्लस, अरे आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसका चार्ज। आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसका चार्ज। तो H प्लस एंड OH माइनस आयन, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। और अगर इनका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, अगर इनका वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, तो इनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या आएगी? सेम आएगी। अरे बोलो भाई यस और नो। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मोलैरिटी H प्लस, वो भी तो आएगी 10⁻⁻⁴। और मुझे कंसंट्रेशन किस में चाहिए होती है? मोलैरिटी में चाहिए होती है। अगर कंसंट्रेशन ये आ गई तो इसका pH कितना आ जाएगा? बोलो बेटा। अरे 4, ये क्या है? ये H प्लस की कंसंट्रेशन ही तो है, वो बॉक्स वाली। तो अगर H प्लस आ गया तो pH आ जाएगा क्या? क्या ये सारी कहानी समझ आई क्या आपको? इक्विवेलेंट सेम होते हैं कंपाउंड में सबके, ये नोट कर लें बेटा। ये ऊपर वाला कर लिए क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी तो। चलो करो। आप केमिकल इक्विलिब्रियम की रेस भी सोल्व करना भाई।
करनी ही चाहिए। फिर मुझे मत कहना सर हमने रेस सोल्व नहीं की। तो मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मलिटी गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा तुम्हें कि मोलैरिटी तो मोल पे डिपेंड करती है। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लें। अभी आगे हिलारी आपको समझ में कि इक्विवेलेंट सेम होते हैं तो उनकी नॉर्मलिटी भी सेम होती है, इसलिए नॉर्मलिटी सेम होती है क्योंकि इक्विवेलेंट सेम होते हैं। चलो हाँ बेटा बोलो। ये वाली लाइन समझ रही थी क्या? हाँ ठीक। जैसे ना एक बात बताओ, मुझे बताओ कि 10 की पावर -6 से ज़्यादा कोई वैल्यू, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -3, इवन 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, और वाटर से कितना आता है H+, 10 की पावर -7। तो अब वाटर के कंपेयर में ये सारी वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है? तो इसलिए इन सब के कंपेयर में वाटर को क्या कर दूंगा, नेग्लिजिबल। लेकिन अगर यहां भी वो अगला केस है, ये तो केस 1 है ना,
अगला केस क्या है, 10⁻⁻7m HCl। तो बताओ यहां से H प्लस कितना आएगा, यहां से H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁻7। अरे सही बात है क्या। और वाटर से H प्लस कितना आता है, 10⁻⁻7। कर दूं क्या नेग्लेक्ट, अरे बोलो, इस 10⁻⁻7 के रेस्पेक्ट में 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं, ये मतलब है इस बात का। तो यहां मैंने H प्लस को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और लेकिन सेकंड वाले केस में H प्लस को इंक्लूड करूंगा। चलो अब सेकंड केस पढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड। if H plus concentration of strong acid is less than 10⁻⁻6 m, then we have to include H plus concentration H2 in total H plus concentration। अब अपन वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वाटर के इक्विवेलेंट बराबर से ही आएगी इसकी H प्लस की कंसंट्रेशन। जैसे 10⁻⁻7m HCl, 10⁻⁻7m HCl। और ये अपन एसिडिक स्ट्रेंथ कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, पानी में। जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कहां कैलकुलेट करते हैं, वाटर के अंदर। एक्वस। तो अब H प्लस कंसंट्रेशन जो आएगी ना टोटल, वो क्या आएगी, H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम HCl एज वेल एज H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम H2, ठीक है। ये कितना है, 10⁻⁻7, ये भी है 10⁻⁻7। तो टोटल H प्लस कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। और अगर H प्लस कंसंट्रेशन ये आ गई तो pH कितनी आ जाएगी, 7 - log 2 आ जाएगी क्या, अरे 7 - 0.3 आ जाएगा क्या, तो कितना आ जाएगा, 6.7। अरे यस और नो। अब आप में से कोई सोच, हो सकता है कोई सोचे सर इग्नोर कर देते तो क्या हो जाता, बताओ क्या हो जाता है। अगर आपने 10⁻⁻7m HCl में पानी को इग्नोर कर दिया तो H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁻7। तो pH कितना आ जाएगा, 7। और pH 7 किसका होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का। अच्छा, HCl का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, इसका मतलब एसिड का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है आजकल। क्या मजाक कर रहे हो, एसिड का सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा ना भाई। और एसिडिक सॉल्यूशन की pH क्या आती है, <7। तो <7 तो आनी चाहिए, वही आ रही है क्या, ठीक है। इस वजह से अपन, ये वाटर के इक्विवेलेंट है, इसलिए वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते। और ऊपर वालों में वाटर बहुत कम था उनके कंपेयर में, तो अपन ने वाटर को इग्नोर कर दिया। नोट कर